हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ के प्रशासन के बारे में और यह है उसका भाग 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसद में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व। लोकसभा को हम सबसे पहले देखेंगे, जिसे संसद का अस्थायी सदन या निम्न सदन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटें अनारक्षित हैं। और ये लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये हैं कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद। ठीक है, यानी कि यह जो 6 सीटें हैं यह मुक्त सीटें हैं। कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर के साथ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र। इसके बाद 4 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। और ये लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये हैं सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित की गई है, जो कि जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र है। अब एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुका है कि आरक्षित वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? तो यह जो है वह 5 है, यानी कि 11 सीटों में से 5 सीटों को आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोकसभा में छत्तीसगढ़ का स्थिति देख लेते हैं कि विभिन्न दलों को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोरबा और बस्तर लोकसभा क्षेत्र को, जो दोनों ही क्षेत्र हैं उसे कांग्रेस के द्वारा जीता गया है और मैंने इसे अलग से कलर में मार्क कर दिया है। तो कोरबा लोकसभा क्षेत्र से ज्योत्सना महंत जी सांसद हैं, वहीं बस्तर लोकसभा क्षेत्र से दीपक बैज सांसद हैं। ठीक है, शेष 9 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें भाजपा का प्रतिनिधित्व है। तो सरगुजा से रेणुका सिंह, रायगढ़ से गोमती साय, कांकेर से मोहन मंडावी, जांजगीर से गुहाराम अजगले, बिलासपुर से अरुण साव, दुर्ग से विजय बघेल, राजनांदगांव से संतोष पांडे, रायपुर से सुनील सोनी और महासमुंद से चुन्नीलाल साहू भाजपा के सांसद हैं। याद रखिएगा, यह जो 9 क्षेत्र हैं ये भाजपा के हैं। इसके बाद हम राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वह 5 है, यानी कि 5 सीटें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आवंटित की गई हैं। इनमें से 3 सीटें जो है वह कांग्रेस के द्वारा जीती गई हैं और 2 सीटें भाजपा की हैं। तो जो 3 कांग्रेस प्रतिनिधि हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फूलोदेवी नेताम, KTS तुलसी और छाया वर्मा। ठीक है, और जो 2 शेष सीटें हैं वे भाजपा के द्वारा जीती गई हैं। इनके प्रतिनिधि हैं रामविचार नेताम और सरोज पांडे जी। ठीक है, इसके बाद हम केंद्र सरकार में अब तक छत्तीसगढ़ राज्य से मंत्री पद पर जितने लोग रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल को। उसके बाद आता है नाम स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल कौशिक, उसके बाद श्री अरविंद नेताम, उसके बाद स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव और उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, श्री रमेश बैस, श्री चरणदास महंत जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उसके बाद श्री विष्णुदेव साय और वर्तमान में रेणुका सिंह जो है उन्हें जनजाति राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम मुख्य सचिव को देख लेते हैं। मुख्य सचिव का जो पद होता है वह प्रशासन का प्रमुख पद होता है, यानी राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वह मुख्य सचिव होता है। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है तो आप इसे याद रखेंगे। मुख्य सचिव के जो पद का सृजन है वह अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था और यह 1799 में सृजित किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है और इसका कार्य वही होता है जो केंद्र में कैबिनेट सचिव का होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वह है राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किनके द्वारा होकर जाती हैं, यानी कि किनके निर्देशन और निरीक्षण में होकर जाती हैं? तो यह है मुख्य सचिव, यानी कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें मुख्य सचिव से होकर जाती हैं।
इसके बाद हम छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक नियुक्त हुए मुख्य सचिवों के नाम क्रम से देख लेते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले और आखिरी जो मुख्य सचिव यानी कि पहले और वर्तमान के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। बीच का अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। तो पहले जो मुख्य सचिव रहे हैं वे हैं श्री अरुण कुमार जी, तो याद रखिएगा प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार। दूसरे हैं श्री सुयोग्य कुमार। तीसरे हैं A.K. विजयवर्गीय। चौथे हैं R.P. बगई। पाँचवें हैं शिवराज सिंह। छठवें हैं P. जय उम्मेद। सातवें श्री सुनील कुमार। आठवें हैं विवेक ढांड। नौवें रहे श्री अजय सिंह। 10वें सुनील कुजूर। और वर्तमान में जो 11वें मुख्य सचिव हैं वे हैं श्री R.P. मंडल जी। ठीक है, इसके बाद हम कार्यपालिका के दो प्रमुख भवनों को देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे मंत्रालय और सचिवालय भवन को, जिसका कार्य होता है नीति का निर्माण करना। ठीक है, और यहाँ पर मंत्रालय या सचिवालय में विभिन्न अधिकारियों के पद सोपान को देख लेते हैं। तो सबसे उच्च पद पर होते हैं मुख्य सचिव, उनके बाद प्रमुख सचिव, उसके बाद सचिव, उसके बाद संयुक्त सचिव, उसके बाद उप सचिव और उसके बाद अंत में आते हैं अपर सचिव। तो यह पद सोपान याद रखिएगा। सबसे पहले होते हैं मुख्य सचिव, उसके बाद प्रमुख सचिव, फिर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अंत में अपर सचिव आते हैं। इसके बाद हम संचालनालय भवन के बारे में देख लेते हैं, जो है इंद्रावती भवन। ठीक है, इसका कार्य होता है नीतियों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व। याद रखिएगा, यह जो है वह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि संचालनालय का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है नीतियों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व। और यहाँ पद सोपान किस प्रकार होता है, इसमें सबसे बड़ा जो पद होता है वह होता है संचालक का। उसके बाद आते हैं अपर या अतिरिक्त संचालक, उसके बाद संयुक्त संचालक, उसके बाद उप संचालक और उसके बाद आते हैं सहायक संचालक। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, संचालक, अपर या अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और अंत में आते हैं सहायक संचालक। इसके बाद हम प्रशासनिक पद सोपान को देख लेते हैं, यानी कि प्रशासनिक विभाजन जो होता है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जो विभाजन होता है उसमें प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं। तो सामान्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव। उसके बाद राज्य जो है वह संभागों में विभाजित होता है। तो प्रत्येक संभाग का जो प्रमुख होता है उसे संभागायुक्त या कमिश्नर कहा जाता है। उसके बाद यह उपखंड में बटा होता है, जिसे उपखंड अधिकारी या SDO और SDM के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है तहसील, जिसके प्रमुख को कहते हैं तहसीलदार। उसके बाद राजस्व क्षेत्र आता है, जिसके प्रमुख को राजस्व निरीक्षक कहते हैं। उसके बाद आता है पटवारी, जिसे हल्का पटवारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गांव में जो प्रमुख होते हैं उसे कहते हैं कोतवाल। ठीक है, याद रखिएगा, गांव के प्रमुख को कहते हैं कोतवाल। इसके बाद हम जिलाधीश पद के बारे में देख लेते हैं। जिलाधीश के विषय में भारतीय संविधान में लिखा गया है और यह लिखा गया है अनुच्छेद 223 में। तो आप को याद रखना होगा कि अनुच्छेद 223 में जिलाधीश के विषय में लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। इसके बाद जिलाधीश का जो पद होता है वह कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, यह आता है राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक जो पद होते हैं वे राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, ये राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। जिलाधीश के विषय में रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा एक कथन कहा गया था, जिसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप भी याद रखिएगा। रैमजे मैकडॉनल्ड ने जिलाधीश के विषय में कहा था कि जिलाधीश एक कछुए के समान है जिसके पीठ पर हाथी रूपी सरकार खड़ी है। तो याद रखिएगा, यह कथन कहा था रैमजे मैकडॉनल्ड ने। ठीक है, इसके बाद जो राज्य प्रशासन में कलेक्टर की स्थिति होती है उसकी तुलना की गई थी। किससे की गई थी? इससे यह की गई थी फ्रांस के प्रीफेक्ट से। तो याद रखिएगा, राज्य प्रशासन में कलेक्टर की स्थिति की तुलना फ्रांस के प्रीफेक्ट से की जा सकती है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन के लिए निर्मित समिति बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश के विषय में एक वक्तव्य कहा गया था कि जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। तो यह किसने कहा था, यह एग्जाम में पूछते हैं। तो आप याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। इसके बाद हम भारतीय संविधान में विभिन्न पदों से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देख लेते हैं जिन्हें एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इन अनुच्छेदों को उनके विश्लेषण के साथ याद रखें।
तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कहा गया है। वहीं राज्य मंत्रिपरिषद के विषय में अनुच्छेद 163 में कहा गया है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य के विषय में कहा गया है और अनुच्छेद 169 में मंत्रिपरिषद की स्थापना या विघटन के बारे में कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 176 में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में विशेष संबोधन के विषय में लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपको याद होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन किस प्रकार से है। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे कहते हैं पुलिस महानिदेशक, और वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक हैं उनका नाम है डीएम अवस्थी, दुर्गेश माधव अवस्थी जी। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान पुलिस महानिदेशक का नाम डीएम अवस्थी है। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे उनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनका नाम था मोहन शुक्ल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ल थे। और पुलिस के आदर्श वाक्य के ऊपर एक प्रश्न आ चुका है, तो आपको याद रखना होगा कि पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वह है परित्राणाय साधुनाम। ठीक है, क्या है इनका आदर्श वाक्य? परित्राणाय साधुनाम। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के नाम क्रम से देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले और वर्तमान के पुलिस महानिदेशकों के नामों को देख। पहले जो पुलिस महानिदेशक थे उनका नाम था श्री मोहन शुक्ल। 9वें जो पुलिस महानिदेशक रहे वे थे श्री AN उपाध्याय, और वर्तमान के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनका नाम है श्री DM अवस्थी। याद रखिएगा वर्तमान के पुलिस महानिदेशक का नाम श्री DM अवस्थी, और उससे पहले यानी कि 9वें पुलिस महानिदेशक रहे AN उपाध्याय। इसके बाद हम पुलिस से संबंधित विभिन्न संस्थानों को देख लेते हैं। तो रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रायपुर में स्थित है। वहीं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और फिंगरप्रिंट ब्यूरो का जो मुख्यालय है वह रायपुर में ही है। इसके बाद भारत रक्षित वाहिनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजनांदगांव में। आर्म्स पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा भिलाई। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी अगर कहाँ है आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा चंद्रखुरी रायपुर, यहाँ ख होगा। ठीक है, चंद्रखुरी रायपुर में। वहीं पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर में स्थित है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल कहाँ है तो इसका उत्तर होगा कांकेर। और काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल कहाँ है तो यह जो है वह 4 स्थलों पर है, चंद्रखुरी, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर। ठीक है, आप इन पुलिस संस्थानों के मुख्यालयों को याद रखिएगा। इसके बाद हम जेल प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। जेल प्रशासन जो होता है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या 5 है जो कि प्रत्येक संभाग में स्थित है। इसके साथ ही जिला जेलों की संख्या जो है वह 10 है और उप जेलों की संख्या जो है वह 12 है। ठीक है, जेल प्रशासन के बाद हम देख लेते हैं न्यायपालिका को। तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 124 में है। वहीं उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 214 में है। तो इसे याद रखना आसान है। अगर आप देख लेंगे कि उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 124 में है, तो अगर आप 2 को आगे कर दें तो आपको उच्च न्यायालय का प्रावधान मिल जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वह बिलासपुर जिले के बोदरी नामक स्थान पर स्थित है, और छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वह 19वां क्रम का है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा ये दोनों अनुच्छेद जो कि उच्चतम न्यायालय के लिए और उच्च न्यायालय के लिए है, और साथ ही आपको पता होगा कि उच्च न्यायालय जो है छत्तीसगढ़ का वह बिलासपुर जिले में स्थित है और बोदरी नामक स्थान पर स्थित है। इसका क्रम जो है वह 19वां है और यह एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो ये रहे हैं WA शशांक। वहीं जो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वे रहे हैं RS गर्ग। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम समय के लिए जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वे रहे हैं HL दत्तू। और HL दत्तू के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये उच्चतम न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, यानी ये CJI नंबर 42 रह चुके हैं। वर्तमान में ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि सर्वाधिक समय के लिए छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो ये रहे हैं राजीव गुप्ता जी, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अजय कुमार त्रिपाठी
जो हैं वे वर्तमान में केंद्रीय लोकपाल आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बिलासपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो ये हैं PR रामचंद्र मेनन। ठीक है। इसके बाद दो और फैक्ट है कि राजस्व मामले हेतु गठित छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो राजस्व मामले हेतु गठित छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है। वहीं छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्याय अधिकरण का जो मुख्यालय है वह रायपुर में स्थित है। ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं शिक्षा विला चैनल, जहां हम क्विज कराते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे लिंक पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू।